गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुप्रिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग धृति। धृति भी आई है। एक्चुअली मैक्सिमम लोगों का ना कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए कम बच्चे आ रहे हैं, और मैक्सिमम जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया उनको मैंने रिमूव भी किया है। जो लोग जून में क्लास ज्वाइन किए थे ना, उनका लगभग सिलेबस हो गया है। सिलेबस होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा जीएस मैंने पढ़ा दिया 6 महीने में, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना पढ़ा दिया है कि अब आप खुद से अगर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मकसद भी हमारा वही है कि आपको आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप कर दूं, जिससे कि आप घर में बैठ के आराम से पूरा जो है जीके जीएस जब आप मॉक लगाएं तो समझ में आए कि हाँ, ये ना इधर से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो वो जैसे ही आपका आ गया, समझ लो कि आपका फिर जीएस का टेंशन खत्म। जीएस में मैक्सिमम 15 से 18 क्वेश्चन अगर हो रहा है आपका सही, तो समझिए आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर 15 से 18 से नीचे है, 15 18 नहीं हो रहा है, उससे कम नंबर आ रहा है, कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो जो लोग नए हैं उनको ये नहीं सोचना है कि बैच जून से स्टार्ट है, मेरा क्या होगा। मैंने एक सिलेबस बनाया हुआ है, एक सर्कल में ये चलता रहेगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो रिपीट होते जाएगा धीरे धीरे करके। रिपीट होगा तो फिर तुमको समझ में आएगा कि हाँ, अभी रिपीटेशन चालू है। तो अभी हम लोग जो है हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है वो है मुगल मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में जो है हम लोग आज कहानी समझेंगे, और जो नोट्स है वो हम लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर ऐसे ऐसे चीजों को हम लोग टच करेंगे जहां से क्वेश्चन बार बार आता है, जिससे कि उसको अगर आप रिवाइज करते रहे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ये हमारा मकसद है। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयर करना है कि सर ऐसे पढ़ाइए या इसका क्या होगा, ऐसा कुछ कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई सवाल, कुछ पूछना है किसी को? तुम लोग पूछता नहीं है, ये गड़बड़ है। सर हाँ, बोलो निकिता। सर मेडिवल हिस्ट्री हम्म। आपने मतलब पढ़ाया था जिसमें अरब मोहम्मद गजनी ये सब थे, हाँ, है ना? बस 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 फिर उसके उसी बाद का कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो मुझे ये डाउट है कि इंडियन हिस्ट्री और एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आता है जिसमें ब्रिटिश का वो सब है। फिर एक ये मोहम्मद गजनी वाला कि सबसे पहले अरब कौन आए थे, इसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में क्या आता है, मतलब ये क्लियर कर सकते हो मतलब टॉपिक्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री जो है ना, वो ऐसा समझ लो कि जब तक अंग्रेज नहीं आया है तब तक मिडाइवल हिस्ट्री है। अंग्रेज आ गया मतलब अब मॉडर्न स्टार्ट हो गया। सिंपल एक बेसिक चीज है। ओके। जैसे ही अंग्रेज का आगमन हो गया, अंग्रेज आ गया है, और खास करके वो जो पानीपत का वॉर है 1757। हाँ। हाँ। वहां बहुत सारे इतिहासकार जो है वो पानीपत के जो युद्ध है उसको भी ये मान के चलते हैं कि पानीपत का युद्ध हो गया तो वहां से हम मॉडर्न मान सकते हैं। तो ऐसा कोई डिवीजन जो है ना, बोलते ना कि मान लिया जाए और ये कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको माने हुए हैं। क्लियर हुआ? इसमें कोई ओके सर। क्लियर कट ये नहीं है कि हाँ इसी को मानना है। आया समझ में?
तो तुम अपने पढ़ाई के ओके सर। हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से जो तुमको ये है, तो उसको तुम ऐसे कर सकते हो कि हम अंग्रेज आया तो हम उसको वहां से मॉडर्न मान ले, या पानीपत का जो युद्ध है 1757 वाला, वहां के बाद वाला जो है वो मॉडर्न में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई कंफ्यूजन किसी के मन में चल रहा है? मेरा टेबलेट क्यों नहीं ऐड हो रहा है? और कोई कुछ पूछना है किसी को, तब तक मैं टेबलेट को ऐड कर रहा हूँ। किसी के मन में कुछ और सवाल एग्जाम से रिलेटेड? कोई ऐसा है जो आज पहली बार आया है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज पहली बार मेरी क्लास में है? यस सर। क्या नाम है आपका? शेखर। नदीम? नदीम। शेखर सर। ओके ओके, एक ओके मिनट बस। ओके। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है नदीम? यस सर। चलो। तो चलिए, आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। नदीम, आपको जो है ना, जहां से अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये मिडाइवल हिस्ट्री है। मिडाइवल हिस्ट्री का एक पार्ट है मुगल। मुगल हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका समझ लो कि आज पहला दिन है, फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और फिर जब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नया टॉपिक, ये नया टॉपिक ही है, तुमको दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ से भी नहीं आएगी। ये हो तो नहीं रहा है। See। बहुत दिन बाद आज क्लास हुआ ना, तो आज सारा सेटिंग बिगड़ गया है। दिवाली की छुट्टी। हाँ नदीम, आपका ऑडियो ऑन कर लो। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है नदीम? यस सर, क्लियर है। अच्छा, नदीम को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? जो पहली बार आए हैं, कौन कौन है, एक बार आपका ऑडियो ऑन कर लीजिए। शेखर सर। हाँ देखो, हम लोग जो है ना, ये क्लास है किसका? जीके जीएस का। ठीक है, जीके जीएस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में तीन पार्ट होता है। एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग पढ़ कौन सा रहे हैं? मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुगल एम्पायर। क्लियर हुआ ये क्रोनोलॉजी सबको? मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो अरब वाला किया है, तुर्किश का जो इन्वेजन है। फिर महमूद गजनवी आया हुआ था दिल्ली सल्तनत में, हमने स्लेव डायनेस्टी किया हुआ है, खिलजी पढ़े थे हम लोग, तुगलक डायनेस्टी पढ़े थे। ऐसे करके लोधी डायनेस्टी तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा था कि विजयनगर एम्पायर जो है साउथ में, उसने अपना जो है साम्राज्य फैलाया हुआ था। और उसी बीच मुगल एम्पायर जो है यहाँ पर आता है। मुगल एम्पायर जो है वो बाबर के थ्रू यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो बाबर से आज की क्लास जो है हमारी स्टार्ट होगी।
तो टॉपिक का नाम लिख दीजिए मुगल एम्पायर। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। चलो अब दिक्कत नहीं आएगा। चलो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, और जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसको ढंग से सुनते रहना है। देखो, मुगल एम्पायर में हम लोगों को जो पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को पढ़ना है बाबर। बाबर जो है 1526 से लेके 1530 तक जो है इसका रहा है समय। हुमायूं, उसके बाद इनका जो लड़का है हुमायूं वो आता है, गद्दी पे बैठता है। 1530 से लेके 1540 तक इसका राज रहता है, और बीच में गैप हो जाता है, किसी और का शासन स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये 55-56 में दोबारा आता है। इसके बाद आता है अकबर का समय। अकबर जो है वो गद्दी पे बैठते हैं 1556 से 1605। तो सबसे ज्यादा समय जो है अकबर रहता है, ये याद रखना है। अकबर के बाद जो है जहांगीर। ये क्रोनोलॉजी भी पूछा है, इसीलिए मैं अलग से कर देता हूं इसको, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कौन पहले आया कौन बाद में आया। जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक जो है गद्दी पे बैठते हैं। फिर है शाहजहां। शाहजहां जो है वो 1628 से लेके 1658 तक। उसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक। और उसके बाद जो है बहादुर शाह जफर, ये है 1707 से 1712। और बाद में लेटर मुगल। ठीक है, ये जो मुगल साम्राज्य है, जब तक मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर है, तब तक को बहुत सारे इतिहासकार निकिता मिडाइवल में मानते हैं। और मुगल के बाद जो है वो कहानी आपकी मॉडर्न में आ जाती है। तो समझ लो कि मिडाइवल का ये लास्ट ही पड़ाव है। क्लियर हुआ निकिता? तुम्हारा क्वेश्चन क्या सर, है? ये जो आपने ऑर्डर बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब हम्म। एक इनके बेटे के बेटे है ना? मतलब जैसे अकबर हाँ का हाँ बेटा हाँ हाँ। जहांगीर, जहांगीर। हाँ, अभी इसको लिख लीजिए, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे अभी हम लोग, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना जान लो कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सब मुगल एम्पायर के अंदर में आता है। बाबर के बाद हुमायूं, उसका बेटा अकबर, फिर जहांगीर, फिर उसका बेटा शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर, यहां तक। क्लियर हुआ? अगर आप लोग 1857 का क्लास अटेंड किए थे तो उस समय याद करो, मैंने बोला था कि ये बहादुर शाह जफर लास्ट वाला, ये 80 साल का हो गया था। 80 साल का हो गया था, तो इसको जबरदस्ती दिल्ली के सिंहासन पे बिठा दिया गया था, 1857 का जो रिवॉल्ट हो रहा था। और इसी के नेतृत्व में अंग्रेज के खिलाफ हम लोग जो है लड़ रहे थे। ये वही बहादुर शाह जफर है। तो ये 1712 में इनका जो है गद्दी छीन लिया गया था, और बाद में फिर लेटर मुगल का मतलब 1857 के आसपास जो है। अच्छा, ये बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकेंड। क्लियर हुआ यहां तक सबको? आगे बढ़ो। यस सर। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है बाबर। बाबर के बारे में जो है थोड़ा बहुत कहानी हम लोग पढ़ पढ़ लेते हैं कि क्या क्या था बाबर की स्टोरी में।
चलो, बाबर का जो पूरा नाम है ये भी कई बार पूछा है, ये भी देख रहे हैं। किसी को पता है बाबर का पूरा नाम? सिद्धि? नहीं सर। नहीं पता है। और किसी को, कोई लगाएगा ये, किसी ने अगर पढ़ा सर, हो? हाँ बोलो भाई। जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर। हाँ वेरी गुड। ये भी पूछा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं बाबर का। देखो, ये है हमारा बाबर। बाबर के जो फादर हैं, ये है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और बाबर की जो मदर है, उनका नाम है कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान। ये जो उमर शेख मिर्जा है, ये तैमूर के वंशज हैं। तैमूर हम लोग पढ़े थे, याद है? तैमूर। और ये जो थे, ये मंगोल वाले थे, मंगोल के वंशज थे। और बाबर जो है, जियारुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम है। तो मतलब क्या हुआ, बाबर जो है वो दो वंशज से मिलके बना था। एक था तैमूर, पापा जो है थे उसको तैमूर वाले एरिया से आ रहे थे। और मंगोल का जो खानदान था, उससे इनकी मम्मा थी। तो ये दोनों मिल के जो है, ये बना था बाबर। ठीक है, माता थी मंगोल के वंशज, और पुत्र पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे। दोनों मिलके ये बाबर बने हुए थे। ठीक है, मतलब बाबर का माता पिता अलग अलग इससे आए हुए थे। इनका जो जन्म है, बाबर का जन्म है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन, 1483। 14 फरवरी 1483 में कहां पर हुआ था? तो फरगना में हुआ था। फरगना। फरगना में इसका जो है जन्म हुआ है। FARGANA, फरगना। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। फरगना में इनका जन्म हुआ है, और फरगना के ही, बोलते ना, गवर्नर थे इनके पापा। फरगना के ही गवर्नर थे। और 1494 में इनकी पिता की डेथ हो जाती है। इनका जो पिता है, ये अपना उमर शेख मिर्जा। ठीक है, स्टोरी समझना ध्यान से सब लोग, लिखते भी रहना है और स्टोरी भी सुनते रहना है। अब देखो, जन्म कब हुआ है? 1483 में हुआ है। 1483 से 1494 की कहानी बता रहा हूं, जब बाबर 12 साल का था, है ना? 11-12 साल का बाबर है। और उस समय इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु के बाद जो है, मात्र 12 साल की उम्र में ये फरगना पर शासन करता है। फरगना जो है वो छोटा सा एक एरिया था। ठीक है, जहां का गवर्नर इसके पापा थे। तो पापा की डेथ हुई, तो फरगना को संभालने के लिए कोई नहीं था, तो बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। फरगना क्या है वो सब हम लोग समझेंगे, अभी खाली अभी जो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाइए। तो फरगना का शासन ये बन जाता है बाबर, सिर्फ 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, फरगना क्या है इसको समझते हैं। देखिए, ये है अपना इंडिया। इधर जो एरिया है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। और इधर जो है वो समरकंद नाम का एक जगह है। समरकंद, जो कि टर्की का टर्की का कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, टर्की एक बड़ा साम्राज्य था उस समय, तुर्किश जिसको बोलते हैं, तुर्किश। तो ये इधर हुआ करता था। तो इसका कैपिटल है समरकंद। इसी के अंडर में एक छोटा सा जगह है फरगना। आया समझ में?
तुर्किश जो है वो एक बड़ा एरिया हो गया, उसमें एक जगह का नाम है समरकंद जो इसका कैपिटल हुआ करता था, और उसी में एक छोटा सा एरिया है फरगना जिसकी गद्दी पर बाबर अभी बैठा हुआ था। समझ में आ रहा है सिद्धि, निकिता, सुप्रिया, शेखर? यस सर। यस सर। हम्म। तो अब देखो, अब इस समय क्या हो रहा है, एक तो इस बेचारे की उम्र कितनी है, 12 साल। तो एक तो कम उम्र में ये बना है, उसका चैलेंज है। दूसरा, इसके पिता पिता की जो डेथ हुई है वो क्यों हुई है कि इनके जो अगल बगल में शासक थे उन लोगों से इनकी बनती नहीं थी, उनसे लड़ाई चल रही थी, मतलब पड़ोसियों से लड़ाई था इनके पापा का। तो इनके पापा का लड़ाई मतलब बाय डिफॉल्ट इनकी लड़ाई, तो उनसे इनको दिक्कत, उनसे सामना करना है। फिर इनका जो अपना शासन है उसमें ये होगा कि कोई होगा जो पिता का बहुत ही क्लोज होगा, तो वो सोचता होगा कि हम बन जाएं राजा। लेकिन राजा जो है वो बन गया बाबर 12 साल की उम्र में, तो उनसे भी चैलेंज, मतलब इंटरनल चैलेंज, एक्सटर्नल चैलेंज, सब जगह से इनको चैलेंज मिल रहा था। और उम्र था 12 साल। तो 12 साल की उम्र में जो है ये गद्दी पे बैठे हैं और इतना सारा चैलेंज लेके। तो इन जैसे ही गद्दी पे बैठे, अब ये इतना मतलब ऑप्टिमिस्टिक था कि गद्दी पे बैठने के साथ ही सबसे पहला जो अटैक है, मतलब फरगना को आगे बढ़ाने के लिए 1494 में ही, जिस साल इनके पिता की मृत्यु हुई और जिस साल ये गद्दी पे बैठे हैं, उसी साल इन्होंने समरकंद पर अटैक कर दिया। समरकंद जो है वो तुर्किस का क्या है, कैपिटल है, जो मैंने बताया अभी यहाँ मैप के थ्रू। समरकंद पे इसने अटैक कर दिया, इधर अटैक कर दिया। अब ये क्या था, वो कैपिटल था, तो सबका था कि चलो कैपिटल को जीत लेंगे तो पूरा साम्राज्य हमारा हो जाएगा। लेकिन जब इस पे अटैक किया तो इसमें ये जीतता नहीं है, ये हार जाता है। समरकंद पर जब ये अटैक करता है 1494 में, तो ये क्या होता है, वहां हार जाता है। उसके बाद फिर ये मतलब रुकता नहीं है। देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि कभी भी एग्जाम दो, एक बार में एग्जाम दिए तो फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ये करिए, ट्राई करिए। तो बाबर की हिस्ट्री से ये आपको समझ में आएगा कि बाबर फिर 3 साल रुकता है, और 3 साल के बाद 1497 में अगेन समरकंद पर अटैक करता है। समरकंद पर अटैक करता है और इस बार जो है वो जीत जाता है। इस बार समरकंद पर इसकी विजय हो जाती है, और 100 डेज तक समरकंद पर इसका कंट्रोल रहता है, 100 डेज तक। ठीक है। फिर समरकंद का जो राजा था वो अपना गद्दी वापस ले लेता है। फिर 1501 में देखो दोबारा जो है, मतलब तिबारा थर्ड टाइम इसने फिर से समरकंद पर अटैक किया, समरकंद पर अटैक किया, और इस बार जो है 8 मंथ्स तक जो है समरकंद इसके कंट्रोल में रहा, 8 मंथ्स तक। अब जब 3 बार इसने अटैक कर दिया तो इसको समझ में आया कि यहां पर ना कुछ तो गड़बड़ है। 3 बार अटैक कर दिया है समरकंद वाले एरिया में, तो फिर इसको लगा कि इधर जो हम भाग रहे हैं ना इस तरफ, तो इससे बढ़िया है इधर चलते हैं, मतलब अफगानिस्तान की तरफ, काबुल, काबुल पाकिस्तान और ये सब जो एरिया है। तो जब इस वाले एरिया में जा रहे हैं तो हम जीत नहीं रहे हैं, बार बार हमको नुकसान हो रहा है। तो एक बार इधर चलते हैं, इधर से इनको बुलावा आ रहा था कि चलिए उधर जो है ना काबुल पाकिस्तान वाला एरिया में, यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर जीतना आसान होगा कंपेयर टू समरकंद। तो ये क्या किया, फिर यहां पर कूच करता है, निकलता है काबुल और पाकिस्तान की तरफ। तो जहां पर गजनी और ये सब का जो साम्राज्य था, जब यहां जाता है तो ये फिर काबुल को जीत लेता है, पहले ही अटैक में काबुल को ये जीत लेता है। तो उसके बाद कब जाता है काबुल की तरफ, 1504 में। 1504 में ये काबुल पाकिस्तान वाला जो एरिया है, यहां पर जाते ही जीत हासिल कर लेता है, क्योंकि ये एरिया जो है इनस्टेबिलिटी की तरफ था। और जैसे ही ये यहाँ पर जीतता है, जीतने के बाद इसने एक टाइटल ग्रहण करता है, पादशाह। पादशाह टाइटल जो है, ये यहाँ पर उपाधि जो है इसको मिलता है। ठीक है। अब इतना होने के बाद भी इनको जो है ये शांति से नहीं बैठ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फिर से अटैक किए 1511 में। 1511 में पुनः समरकंद पर अटैक करता है। समरकंद नहीं छोड़ा है ये।
समरकंद पर अटैक करता है और इस बार जो है ये इसको पूरी तरह से जीत लेता है। समरकंद को जीत लेता है, लेकिन जीतने के बाद फिर 1512 में समरकंद इसके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, 1512 मतलब एक साल तक ही इसके पास रहता है। अब सोचो, इतना बार समरकंद में ये हारा है, उसके बाद भी अपना विजय अभियान जो है ये छोड़ता नहीं है। लेकिन फिर इसको समझ में आता है कि नहीं, समरकंद की तरफ ना जा करके हम भारत की तरफ जाएं, इंडिया की तरफ जाएं, जहां पर कि हमको आराम से सफलता मिल रही है। तो फिर मध्य एशिया और समरकंद जो है, जो मिडिल ईस्ट था, तुर्किश वाला एरिया, यहाँ पर इसको असफलता मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है। तो फिर ये भारत की तरफ जो है कूच करता है और फिर भारत में जाके मुगल साम्राज्य जो है, जो हम लोग आज का टॉपिक है हमारा, उसको पढ़ना, उसको जो है स्टार्ट, मतलब वहां पर एक नया साम्राज्य स्थापित करता है मुगल। और धीरे धीरे पूरा भारत पर जो है इसका कंट्रोल हो जाता है। क्लियर हुआ एक मोटा मोटा आइडिया क्या चल रहा था बाबर की लाइफ में, अगल बगल क्या हो रहा था। यहां से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये बैकग्राउंड बताना जरूरी है। तो फिर आप जब आप बुक पढ़ेंगे तो फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़े। नदीम क्लियर यस। हुआ? नदीम, नदीम मेरी आवाज आ रही है? जो आज पहली बार आए हैं, क्लियर हुआ? यस सर। शेखर, शेखर तुम कहाँ से जुड़े हो? और डोंबिवली से सर। डोंबिवली ब्रांच से, ओके। हम्म। ठीक है, तुम भी पहली बार हो या इससे पहले आए थे तुम? नहीं सर, पहली बार ही आया हूँ। पहली बार ही आए हो, ओके ओके। हाँ। तो शेखर के अलावा और कौन है आज पहली बार? शेखर के अलावा कोई है जो आज पहली बार आए हैं आज की क्लास में? नहीं, अच्छा, नदीम का कुछ डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, तो अब चलते हैं, जब भारत पर ये अटैक करते हैं तो उस समय का क्या कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने 1519 में बाजौर और भेरा, एक बॉर्डर एरिया है इंडिया का, उस जमाने का बॉर्डर एरिया, बाजौर एंड भेरा, ये दो जगह है जिसको कि जीतता है 1519 में भारत के बॉर्डर पर। उसके बाद 1519 में ही पेशावर में जीत हासिल करता है। पेशावर किधर है? पाकिस्तान में। उस जमाने का अपना इंडिया, हमारा इंडिया वहां भी में ही था वो। ठीक है, उसके बाद 1520 में ये बाजौर एंड भेरा से लेके, यहां से लेके पंजाब के सियालकोट, सियालकोट तक जो है इनका एरिया हो जाता है। मतलब ये पूरा एरिया ये जीत लेता है। बाजौर भेरा से लेके सियालकोट तक इनका जो है साम्राज्य फैलना शुरू हो जाता है 1520 में। और उसके बाद एक और है 1524 की कहानी, जिसमें ये लाहौर, लाहौर जीत लेता है और पंजाब का जो अधिकांश एरिया है, पूरा पंजाब, पूरा पंजाब ये जीत लेता है। ठीक है, तो ये कहानी थी इंडिया के बॉर्डर की तरफ से। जब बॉर्डर पे ये चार तरह का युद्ध इनका होता है, एक है 1519, फिर दूसरा भी 1519, फिर 1520 एंड 1524। 1524 मतलब बॉर्डर एरिया ये जीत लिया है। अब ये क्या करेगा? अंदर घुसेगा, मतलब इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो ये घुसते हैं और जहां से इनका जो बोलते हैं ना कि मुगल साम्राज्य जो है वो स्टार्ट होता है, तो वो है पानीपत का फर्स्ट वॉर।
फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, ये कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट वॉर होता है पानीपत का। अब इसमें किसके किसके बीच युद्ध हो रहा है ये? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में वॉर हो रहा है। बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो थे उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे। दिल्ली सल्तनत के शासक थे उस समय। दिल्ली सल्तनत का जो है शासन चल रहा था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी, लेकिन इसमें जो है बाबर क्या हो जाता है? जीतता है, इब्राहिम लोदी को ये हरा जी। देता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत जबरदस्त कहानी है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे, बोलते ना कि ताकतवर ये था, शासक था, ताकतवर सुल्तान था। और इसके पास जो है लगभग 1 लाख की आर्मी थी, मतलब 1 लाख सैनिक थे इसके पास। बाबर के पास जो है मात्र 20,000 आर्मी थी। 20,000 भी नहीं, शायद कोई कोई बुक में तो 12,000 ही दिया है। यहाँ पर 12,000 लोग थे, यहाँ 1 लाख लोग थे। फिर भी इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है। ठीक है, क्यों हराता हराता है? मंगलम, मंगलम है क्या क्लास में? मंगलम क्लास में है? डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, किसी को पता है बाबर ने ऐसा क्या किया कि इसको जीत हासिल हुई है? ऋतिक बताओ। सर उन्होंने आर्टिलरी का यूज किया था। क्या यूज किया था? तोपे आर्टिलरी। हाँ, तोप का इस्तेमाल इसने किया था। वेरी गुड। तो इसने जो है तोप का इस्तेमाल किया था। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? अच्छा, अभी तक जो कहानी पढ़े हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ना, थोड़ा सा उसको लिख लीजिए। बाबर का जो फैमिली है, हिज फैमिली बिलोंग्स टू, ये भी पूछा है, चटघई तुर्क। ये याद रखना है, चटघई तुर्क। फरगना मैंने बता दिया आपको, फरगना जो है वो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, कलंदर। फॉर हिज ऑनेस्टी, ये बहुत ही ऑनेस्ट था, ईमानदार था और दानी प्रवृत्ति का था, दान करता था। जब भी इसको कोई युद्ध जीतता था तो ये अपने प्रजा में सोने का जो है वो, बोलते ना कि सिक्के वगैरह जो है दान करते थे। इसके लिए प्रजाओं ने, मतलब लोगों ने इनको कलंदर की उपाधि दी थी। कैलेंडर का टाइटल दिया था, ऑनेस्टी के कारण और दानी प्रवृत्ति के कारण।
और इंडिया पर जो ये अटैक किए थे, ये इसलिए किए थे कि इनको इनवाइट किया जा रहा था बार बार, इनको इनवाइट किया जा रहा था। तो बाबर वॉज इनवाइटेड बाय दौलत खान लोधी। किसने किसने इसको इनवाइट किया था? दौलत खान लोधी। ये जो थे सूबेदार थे पंजाब के, सूबेदार ऑफ पंजाब, पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इसने इनवाइट किया था। दूसरा, आलम खान, आलम खान ने भी इनवाइट किया था। ये थे अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, इसने भी इनको इनवाइट किया था। ठीक है, उसके बाद राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था। ये सब एग्जाम में पूछा है, इसीलिए इसको अलग से लिख लीजिएगा। रूलर ऑफ मेवाड़। इन लोगों का मानना था कि बाबर आएगा और यहां लूट खसोट करेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन बाबर जो है वो ऐसा